हेलो जेई एस्पिरेंट्स। हमारी जेई एडवांस प्लानिंग सीरीज में आज हम फिर से एक नया एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, आज का एपिसोड हमारा आपको बताने वाला है कंप्लीट प्लान फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस किस बात का ध्यान रखना है जिससे आप जेई मेन तो क्या जेई एडवांस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर पाएं। तो इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, वो लिस्ट आउट कर दिए हैं। क्लास 11 के चैप्टर्स में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। 12 के चैप्टर्स में लिक्विड सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। बेसिकली अभी हाल ही में एनसीईआरटी से स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है और जेईई मेन सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, और इसी के लिए ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। पर अभी भी ये जेईई एडवांस के सिलेबस का पार्ट है, यानी 2024 में जेईई एडवांस के सिलेबस में ये अभी भी प्रेजेंट है। अब अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज लास्ट 5 इयर्स की अगर हम बात करें जेईई मेन एग्जामिनेशन की तो वो ये है। मतलब मैंने इसमें 2024 कंसिडर नहीं किया है क्योंकि मैं उन चैप्टर्स को भी कंसिडर कर रहा हूं अभी, क्योंकि वो जेईई एडवांस का पार्ट है। तो हमारे को समझ में आ जाता है उन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है जेईई के लिए। तो देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी परसेंटेज अगर हम देखें तो आपको दिखना चाहिए 9.1% से लेके 10.3%। मतलब ये सारे के सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यही प्राइमरी चैप्टर्स हैं जो मेरे एग्जामिनेशन में आएंगे और इनकी रिलेटिव वेटेज भी हमें यहाँ दिख रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करूँ तो ऑलमोस्ट ये 10% है और सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 9% है। अब मेरे को तो इनफैक्ट करना है कंसिडर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। तो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन की लास्ट 5 इयर्स की एनालिसिस जब की तो हमें ये वेटेज मिला। मोल एंड रेडॉक्स सबसे ज्यादा 26.3%, थर्मोडायनेमिक्स 13%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 13%, केमिकल काइनेटिक्स 12%, इक्विलिब्रियम 10.5%, लिक्विड सॉल्यूशंस 8.4%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6%, सॉलिड स्टेट 4.8%, सरफेस केमिस्ट्री 3.6% एंड स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट 2.4%। तो ये हमारा वेटेज है। हमें पता लगना चाहिए हमारे लिए कौन सा चैप्टर हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, किस पे हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए टू गेट मोर आउटपुट। कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रायोरिटाइज करा दीजिए चैप्टर्स। तो प्रायोरिटाइज हम लोग उनकी जो वेटेज आ रही है, जो इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं चैप्टर्स को। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जो भी आप क्लास ले रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले काम होता है असिमुलेट द कंसेप्ट को प्रॉपर समझना, उसको माइंड में उतारना कि एक्चुअली उसमें क्या कहा जा रहा है। इसके बाद होता है उसका एप्लीकेशन ऑफ बेसिक फॉर्मूली। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में कुछ ना कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें उनके बेसिक फॉर्मूली याद रखने ही पड़ेंगे। इसके अलावा वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन विद द इजियर वंस। अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमें हमेशा इजी क्वेश्चन से ही शुरू करना चाहिए। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार बताना चाहता हूं मैं। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज अ मस्ट, और इसको अगर हम देखेंगे तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट से आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बिगिनर हैं किसी चैप्टर में तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट से आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, फिर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, मैच द कॉलम, पैराग्राफ क्वेश्चन। और मैं बताऊं इंटीजर टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में फिजिकल केमिस्ट्री वाले ही ज्यादातर इंटीजर टाइप में पूछे जाते हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जब बात होगी तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले हमें जब भी प्रैक्टिस करनी है, मतलब पहली बार जब भी प्रैक्टिस करूंगा किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, वी हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली विद नो टाइम फ्रेम। अभी दिमाग में टाइम फ्रेम नहीं रखना, हमें समझ समझ के सॉल्व करना है और फाइनल आंसर तक जाना ही जाना है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस क्वेश्चन आ गया, हाँ अब तो ठीक है हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। नहीं नहीं, आपको लास्ट आंसर तक जाना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। जब आपका आंसर मैच करेगा एक विक्ट्री फील करनी है, और ऐसे ही काम चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं एग्जामिनेशन में आपकी कैलकुलेशन एरर्स ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, तो फाइनल आंसर तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा थोड़ा उस चैप्टर के बारे में सीख जाते हैं, पर सेकंड प्रैक्टिस इज ऑलवेज अ मस्ट। सेकंड प्रैक्टिस करने से पहले आप थोड़ा सा माइल्ड रिवीजन करेंगे। इस बार प्रैक्टिस आपकी टाइम बाउंड होगी। इस बार आपको टाइम लगा के क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा नहीं कि जितनी भी देर में जितने भी क्वेश्चंस हो गए। सेम टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जब आप सेकंड टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप थर्ड टाइम प्रैक्टिस करने पाएंगे तो एक ओवरव्यू ले लेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवीजन नहीं करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे और फिर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे।
और इस बार आप मिस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक बात सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करना इज द की टू सक्सेस फॉर IIT JEE फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस आफ्टर ईच प्रैक्टिस विद इंप्रूवमेंट प्लान। और जब भी आपने कोई प्रैक्टिस की तो फाइनल एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि भाई मेरा वो क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, या कोई ऑप्शन मेरा गलत था तो क्यों था, उस पर मुझे और क्या समझना है, सीखना है। इंप्रूवमेंट प्लान मतलब हमें पहले तो रियलाइज करना कि कमजोरी क्या है और फिर उस पर वर्क करना। बुक्स, अगर हम बुक्स की बात करें, NCERT आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो पूरी केमिस्ट्री के लिए बात ट्रू है। हाउ टू रीड, आपको हाईलाइटर यूज करना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट बताऊं, काफी सारे बच्चों के संग जब मैं रहता हूं तो कुछ अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो अलग अलग कलर से NCERT की लाइंस को हाईलाइट करके रखते हैं। जैसे कुछ फैक्चुअल बात है वो पिंक कलर से कर दिया, कुछ फॉर्मूले बेस्ड चीज है वो येलो कलर से कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ग्रीन कलर से कर दिए। तो अब क्या हो गया, मुझे अगर जल्दी रिवीजन करना है तो मैं फॉर्मूले बेस्ड को ज्यादा पढ़ लूंगा, पिंक वालों को ज्यादा पढ़ लूंगा। अगर मुझे सारी चीज याद है, बस थोड़ी सी फैक्चुअल बातें मुझे रिवाइज करनी है, तो पिंक वालों में पढ़ लूंगा। तो बेसिकली इस तरह से हमें प्रायोरिटाइज करने में आसानी हो जाती है कि रिवीजन हमें कितनी जल्दी करना है, तो उसके लिए किस किस पे टाइम देना इंपॉर्टेंट है। PYQs ऑलवेज अ मस्ट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जे एग्जामिनेशन के लिए भी। PYQs आप पहले टॉपिक वाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज करने से पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से इस चैप्टर में अप्रोच बनानी है। चैप्टर वाइज कर सकते हैं। फाइनली हमें नए PYQs जो अपडेटेड आए हैं उसको भी देखना चाहिए कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके अलावा डिटेल सॉल्यूशन हमेशा करके देखना है, ऐसा नहीं कि वर्बली करा देख लिया रे बस हो जाएगा, नहीं, हर सॉल्यूशन को लिख के करेंगे। जब हर सॉल्यूशन को लिख के करेंगे तभी हमारी सारी की सारी जो हमें एप्टीट्यूड चाहिए एग्जामिनेशन का वो डेवलप हो जाएगा। अवॉइड इररिलेवेंट बुक्स, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री बट फॉर एंटायर केमिस्ट्री। जनरली क्या होता है, बच्चे इधर उधर ये भी मटेरियल पकड़ लिया, वो भी मटेरियल पकड़ लिया, कभी किसी से 10 क्वेश्चन कर लिया, कभी किसी से 20 क्वेश्चन कर लिया। नहीं, मैंने क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। मतलब जो भी आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल है, आपके खुद का जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली एक ही टाइप के मटेरियल को बार बार फॉलो करने से काम चलेगा। मतलब मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं, आइडियली अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मैं तो 200 क्वेश्चन करता हूं और मैं 3 बार कर लेता हूं, और दूसरा बच्चा कहता है सर मैं तो 600 नए क्वेश्चन करता हूं, तो जो 200 क्वेश्चन कर रहा है और 3 बार प्रैक्टिस कर रहा है उसको हमेशा ज्यादा लर्निंग मिलेगी, ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी चैप्टर्स एंड यू मस्ट डू इट वेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फ्यूचर टॉपिक्स वेल। तो ये क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें यही चैप्टर करना है क्योंकि यही चैप्टर है जो बैकबोन बन जाएगा थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री की, इनफैक्ट कंप्लीट केमिस्ट्री की मुझे कहना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट ही जनरली इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसी चैप्टर से अभी हाल ही में देयर वाज अ क्वेश्चन ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे आया था जेईई मेन एग्जामिनेशन में 9 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में, और क्या पूछा था, ये जो NCERT में दिया है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कैंडेला है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली बस यही पूछ लिया। अब आप बताइए, फिजिक्स में भी शायद इसका कोई लेना देना ना हो, केमिस्ट्री में तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम कहीं भी किसी कंसेप्ट में बात नहीं करते। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में NCERT में दिया हुआ है, डायरेक्टली वहां से एज इट इज पूछ लिया जो दिया हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब NCERT को बाइबल मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं तभी काम चलेगा। बी फ्रेंडली विद कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशन से तो घबराना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको बार बार खुद करिए। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को तो बहुत ज्यादा करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, इमेंसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ जैसे चला है हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, एक बार आया था 3x3 मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है 2017 में, और इस 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बेस्ड आए थे, ये वो क्वेश्चन थे। तो आपको मैं बता दूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं इसकी चीजें यूज होंगी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बोज मॉडल इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए। कई बार बोज मॉडल के फॉर्मूले याद नहीं रहते, उसकी लिस्ट बनाइए। आपको बता रहा हूं इसके लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से ही ये चैप्टर आसान हो जाता है। बड़ा चैप्टर है, कई बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा,
तभी आपका काम चलेगा। मतलब थ्रू आउट, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चैप्टर है, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक उस चैप्टर की जो कुछ पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करते जाइए, तभी काम चलेगा। क्वांटम वेव मैकेनिकल, जैसे कि मैंने बोला, ये एक डिफरेंट टेम्परामेंट है इसमें। अगर क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल को आसान बनाना है तो हमें टेम्परामेंट डिफरेंट बनाना पड़ेगा, बाकी चैप्टर से डिफरेंट। इसमें कैलकुलस काफी यूज हो जाती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है एक्चुअली इस टॉपिक में, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट ही अलग लेके चलना पड़ता है इस टॉपिक के लिए, अदरवाइज फिर ये बहुत आसान हो जाता है। द क्वेश्चंस आर यूजुअली कंसेप्चुअल फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक्स से सॉल्व करेंगे, हमेशा फायदे में रहेंगे। दिस हेल्प्स इन डीलिंग विद हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएटेड इन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर। मान लीजिए कुछ भी उसने बोल दिया एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, अब तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब उसके वहां से उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी बेसिक से समझ रहेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसिमुलेट थ्योरी वेल, थ्योरी आपको पूरा समझना ही पड़ेगा जिससे कि बेसिक लगाने में आपको, बेसिक से काम करने में दिक्कत नहीं हो। रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोल कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइशियोमेट्री, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड फैक्टर, इक्विवेलेंट कांसेप्ट और टाइट्रेशन, ये सारे के सारे प्रैक्टिस मांगते हैं। मतलब जितने क्वेश्चंस जितनी बार करेंगे, मान के चलिए उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब ये बार बार करने पड़ेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तभी काम चलेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच इन द गिवन सिचुएशन। कभी कभी अलग अलग सिचुएशन में हमें डाल दिया जाता है क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, उसको कैसे टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। These topics need to be dealt with basic approach। इसका बेसिक अप्रोच, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको रेडॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट मतलब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम करके ही आगे बढ़ना होता है, तो बार बार हमें ढूंढना पड़ेगा हर रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वैसी बेसिक से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में एक आपको पता है आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसको भी अगर हम टैकल करेंगे, बेसिक अजम्पशंस कौन से लिए गए, जैसे बेसिक अजम्पशंस हम लेते हैं आइडियल गैस में क्या, कि इसके पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, या फिर हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल मानते हैं हम इनके सारे पार्टिकल्स के बीच में। तो ये सारे बेसिक अजम्पशंस के चलते ही हम समझेंगे। अब वैलिडिटी इसकी कब होगी, किस कंडीशन पे वैलिडिटी होगी, सर हाई टेम्परेचर पे होगी वैलिडिटी, सर लो प्रेशर पे होगी वैलिडिटी। तो ये सारी चीजें दिमाग में होंगी तो इस आइडियल गैस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। दिस इज क्लोजली लिंक्ड विद मोल कंसेप्ट। अगर आपने मोल कंसेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर आसान लगने लग जाता है। इसका ग्राफिकल टेम्परामेंट भी है। कई बार कई सारे ग्राफ्स होते हैं वो हमें समझने पड़ते हैं, उससे डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है। भाई ग्राफ से डेटा समझना, ग्राफ दे दिया क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया ग्राफ ऑप्शन में दे दिया वो पूछ लिया। तो ये सारी चीजें हैं, ये ग्राफ फ्रेंडली बनाना है खुद के टेम्परामेंट को। ठीक है, डेटा एनालिसिस ऑल्सो नीडेड, जैसा कि मैंने बताया ग्राफ वगैरह क्वेश्चन होंगे तो वहां से डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है ये भी एक अपने आप में सीखना पड़ेगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन जो है वो जे एडवांस का एक फेवरेट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है। ठीक है, वंड वाल गैस इक्वेशन ये भी समझ में आनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पर्सपेक्टिव। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये ऐसा चैप्टर है जो धीरे धीरे डेवलप होगा। दावे के संग कह सकता हूं पहली बार जिसने थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा उसके पहली बार में सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता। तो मैंने बोला इट इज डेवलप्ड ग्रेजुअली, हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिक्स में भी जब आप हीट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वहां भी इसको रिलेट कर सकते हैं, तो इसको आराम से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि दोनों जगह काम आएगा। सम कन्वेंशंस आर डिफरेंट इन बोथ चैप्टर्स, सो बी क्लियर अबाउट देम। हाँ ये बात अलग है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कन्वेंशंस का डिफरेंसेस हैं तो वो आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज बेसिक्स तो सारे वही हैं। बी रेडी फॉर मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, मिक्स करके दिए जाएंगे इसके अंदर क्वेश्चन, और हमें प्रैक्टिस जनरली कहाँ से करने हैं क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे और हेसेस लॉ। ये इसका मेन मतलब कहना चाहिए आधार है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ धीरे धीरे करेंगे चैप्टर को, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार करते जाएंगे समझते जाएंगे, कुछ नया समझ में आता है थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को तो गीता मानता हूँ मैं, जैसे कहते हैं ना गीता जितनी बार पढ़ी उसके नए नए इंटरप्रिटेशन समझ में आते हैं, वैसे ही एक्सटेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट इज एक्चुअली वेल टेकन इन केमिकल करिकुलम। केमिकल करिकुलम में थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट का एक्सटेंशन है, बहुत आसान चैप्टर है। हालांकि ली शेटलर प्रिंसिपल को समझ में आना करना है हमें, और इसको हम एनालिटिकल एबिलिटी से समझते हैं कि हमने ये करा तो फाइनली क्यों होगा, सिस्टम के संग ये चेंज किया तो फाइनली सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारा एनालिटिकल एबिलिटी का एस्पेक्ट। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम ली शेटलर्स प्रिंसिपल।
ठीक है। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वही इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं आयंस के लिए, तो बन जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। इस चैप्टर को हमेशा हम बेसिक से पढ़ते हैं, इसमें आप डायरेक्टली कूदिए मत, बफर, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि एग्जामिनर ने हमें दिया क्या है, देने के बाद रिएक्ट करके फाइनली हमारी सिचुएशन क्या बननी है, क्या वो बफर की बननी है, क्या वो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट भी बनेगा तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बनेगा। मतलब ये सारी चीजें एक बार समझनी ही पड़ेंगी कि हम फाइनली इस समय किस नतीजे पहुंचे। तो ये बेसिक से स्टार्ट करना है, क्या क्या दिया है, फाइनली हम इन कंडीशंस में क्या क्या चलाएंगे। फॉर्मूले डिराइव्ड या कंडीशनल, इसमें बच के रहना पड़ेगा, केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं चल सकते। कई बार कुछ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं जिसमें हमने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लेस देन 1 मान लिया है, वही वो फॉर्मूले एप्लीकेबल है, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि सच में यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। जे एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो गलत भी हो जाता है। लर्न द आर्ट ऑफ अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन, जी हाँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, ये एक आर्ट है, इसको भी आगे कभी सीरीज में समझेंगे। प्रैक्टिस एंड रिवाइजल ऑडिट, जी हाँ, आयनिक हुआ, रेडॉक्स हुआ, मोल कंसेप्ट हुआ, ये सारी चीजें ऐसी जो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी बार बार आपको। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है, इसके बहुत कम फॉर्मूले हैं, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही प्राइमरी एस्पेक्ट हैं इसके। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्पोजिशन इन सॉल्यूशन फेज, वेपर फेज, ये सारे कनेक्टिंग कंसेप्ट हैं, इनको सिंगल मत रखिए। अगर आपको वेपर प्रेशर पता है तो उससे कनेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी आपको पता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब समझने लग जाएंगे सारी चीजों। फिर कॉम्पोजिशन की बात आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाले कर्व जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। इसमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी से काफी सारी चीजें आती हैं, काफी फैक्चुअल बातें वहां से समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी से भी करिएगा, अपने स्टडी मटेरियल से भी करिएगा। केमिकल काइनेटिक्स, ये कोई टफ चैप्टर नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मोस्टली मैथमेटिकल अप्रोच है और क्वेश्चंस कैलकुलेटिंग रेट लॉस पे, आर्डिनरी इक्वेशन पे, कोलिजन थ्योरी पे आएंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको इजीली आप डील कर सकते हैं। पर हाँ, मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जे एडवांस में भी शायद सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी की आई है चैप्टर की तो वो यही आई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअली दिस इज द एपिटोम ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये क्लाइमैक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के। अगर हम कंसेप्चुअल एबिलिटी देखना चाहें किसी की भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिखाई दे जाती है। इसमें थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टोइशियोमेट्री की, इक्विवेलेंट कंसेप्ट की, थर्मोडायनेमिक्स की, आयनिक इक्विलिब्रियम की, मतलब ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो एक एक करके आपको समझने पड़ेंगे, कंडक्टिविटी, ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस अलॉट, अंडरस्टैंड द डेरिवेशन वेल, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नॉइस इक्वेशन वगैरह कैसे डिराइव की गई, किस किस कंडीशन में हम लगा पा रहे हैं, एवरीथिंग। बी पेशेंट एंड गिव सम टाइम टू इट, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में बोला था पेशेंटली धीरे धीरे सीखेंगे, इसमें भी पेशेंटली आप धीरे धीरे सीखते हैं। जितना ज़्यादा बार इस चैप्टर को रिविजिट करेंगे उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सॉलिड स्टेट, ओ माय गॉड, अब तो केवल जे एडवांस में ही रह गया है, इसमें 3D इमेजिनेशन चाहिए बस। अगर आपका विजुअलाइजेशन सही हो गया, ये चैप्टर तो ऐसा है जैसे बहुत छोटे क्लास का चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत डायरेक्ट है। टाइनी बिट ऑफ मेमोराइजेशन, वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, मोर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। रिमेंबर द फैक्ट्स, डिफेक्ट्स वगैरह के अंदर जब बात आएगी तो कुछ फैक्चुअल बातें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, बस इतना सही है, इसमें खास नहीं है। रेडियस रेशियो वगैरह की कुछ कैलकुलेशन है, वो सब थोड़ी बहुत आएंगी। अदरवाइज आई विल से दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, सारी चीजें आसानी से हो भी जाएंगी। एक और चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर फिर भी मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, इसकी प्रोसेसेस, जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रोसेस टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स की प्रिपरेशन, सेलिंग प्रोसेसेस, मतलब कुछ कुछ चीजें जो हैं, यूजेस हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गया, गोल्ड नंबर क्या होता है समझ में आ गया, तो बेसिकली सिंपल प्रोसेसेस अगर समझ में आ गया तो चीजें ज्यादा मेमोराइज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। मस्ट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, यहाँ ये भी एनसीईआरटी से रीड करना मस्ट है, ठीक है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट सारी एनालिसिस हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिर से जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, एक और नई बात लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।